जनाब डॉक्टर तौसीफ आलम साहब, हमारे पुराने साथी नसीम आलम साहब जिला सदर किशनगंज, मुश्ताक शमसी साहब, शमीम अख्तर साहब, अलहाज सलीम साहब, शहरुल आलम साहब, मुखिया सफदर आलम साहब, मुखिया तौफीक आलम साहब, हाफिज नईमुद्दीन साहब, मोहतरमा सैयदा फलक साहिबा जो हैदराबाद से तशरीफ लाई हैं, जनाब इस्माइल अशरफी साहब, सैयद मजाजुल हक साहब, मिराज आलम साहब, अब्दुल हन्नान साहब, मोहम्मद शम्स गौरी साहब, मोहम्मद लईद साहब, सैयद हसन अहमद साहब और जनाब माजिद हुसैन साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरगंज के इंचार्ज भी हैं और हैदराबाद के रुकन असेंबली विधायक भी हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पर जनाब तौसीफ आलम साहब के इस इंतखाबी जलसे को कामयाब करने के सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक बड़ी कसीर तादाद में आज यहाँ पर आई हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। इस 20 साल में 2 मरतबा नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कभी बीजेपी को साथ रखा तो कभी राजद को साथ रखकर तेजस्वी यादव को 2 मरतबा उप मुख्यमंत्री बनाया। और आप जानते हैं कि मजलिस 11 साल पहले जब यहां पर बिहार की सरजमीन पर आई तो हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि हम बिहार के साथ हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, सीमांचल की जनता के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। आज 11 साल का एक लंबा सफर हमने तय किया। हमको कामयाबी भी मिली, हमको नाकामी भी मिली, मगर जब कामयाबी आपने और अल्लाह ने हमको दी तो हम गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं हुए। जब हमको नाकामी मिली तो हम आपको छोड़कर नहीं गए, बल्कि हम आज भी असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे बुजुर्गों को, हमारे गयूर नौजवानों को, हमारी माँ और बहनों को इस बात का आश्वासन देता है, वादा करता है कि अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को जारी रखूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती बिहार और सीमांचल आने के लिए। आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि बीजेपी हो, राजद हो या कांग्रेस हो या लोजपा हो, इन सब का एक ही बात इनको कहना है कि ओवैसी यहां क्यों आता है। आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी 1500 किलोमीटर दूर से निकलकर सीमांचल की सरजमीन को आता है, बिहार को आता है। मैं उन तमाम पार्टीज को बताना चाहता हूं, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो या एलजेपी हो, आप जानते हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दो भाई, ओ भाई साहब, 6 फुट 3 इंच का आदमी खड़ा है, देखो ना। हमको देखो तो सुन लो बस थोड़ी देर के लिए। दूसरे हमारे सामने बहादुर ठहरे तो छोटे नजर आते, हमको सुन लो बस, देख लो। हम आपको बता रहे थे कि इन सबको इस बात की तकलीफ है कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर क्यों आता है। 15 साल राजद की सरकार रही, 20 साल से जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कभी बीजेपी के साथ,
तो कभी तेजस्वी यादव के साथ और कांग्रेस के साथ है। बिहार में आज क्या हाल बनाकर रख दिया। बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है, आमदनी जो है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि देश के 27 प्रदेशों में जो प्रति व्यक्ति आय या आमदनी है, बिहार का नंबर 27 में 25वां नंबर है। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां पर प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे पहले नंबर पर है। मैं जब वहां से यहां आता हूं, क्यों आता हूं कि मैं ये देखता हूं कि जब तेलंगाना में इस तरह का काम हो सकता है तो यहां पर सीमांचल और बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। 15 साल राजद की सरकार, उससे पहले चले जाइए 20 साल कांग्रेस की सरकार, अब 20 साल से जेडीयू की सरकार है। पूरे देश में 27 प्रदेशों में 25वां नंबर है बिहार का। अब तुम मुझसे कहते हो कि मैं यहां पर क्यों आता हूं। मैं इसलिए यहां पर आता हूं ताकि तुमको आईना दिखाऊं कि तुमने बिहार की जनता को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की। फिर आप आ जाइए, हमारी मां और बहनें मेरी बात गौर से सुने। एक मां 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखकर जब पैदा करती है, तो वो जो तकलीफ उस मां को होती है जब अपने बच्चा या बेटी को पैदा करती है, वो सिर्फ मां और उसका अल्लाह जानता है, रब जानता है। और इसीलिए हम मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा, जब किसी सहाबी रसूल के सामने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने काबे के अतराफ एक बेटे ने अपनी मां को, ज़ईफ मां को गोद में उठाकर काबे का तवाफ किया और आकर अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि बताओ कि क्या मैंने अपने मां का हक अदा किया। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर जो फारूक आजम के बेटे, उन्होंने कहा कि तूने कुछ हक अदा नहीं किया अपनी मां का। जब तेरी मां तुझे जन्म दे रही थी तो तू उसकी इतनी तकलीफ को अदा नहीं किया। और वो मां को मैं बता रहा हूं, बेटों को बता रहा हूं, बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है, यानी जब मां अपने बच्चे को पैदा करती है, भारत के 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है बिहार का। सबसे ज्यादा बच्चे मर जाते हैं मां के पेट से पैदा होने के बाद। और ये तमाम राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, बीजेपी हो, अब एक नई पार्टी है, सब बोल रहे हो ऐसी क्यों आया रे, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ। फिर आप जानते हैं कि स्टंटेड बोलते हैं, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अविकसित बच्चे। क्या नंबर है बिहार का? 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है। जो बच्चे बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्टेड, बर्बाद बच्चे, बिहार का नंबर कितना? 29 में 27। कितने बच्चे जिनका वजन कम होता है, कि उसमें नंबर क्या है बिहार का? 29 में 27। 20 साल कांग्रेस की हुकूमत, 15 साल राजद लालू परिवार की हुकूमत, 20 साल नीतीश कुमार बीजेपी तेजस्वी की हुकूमत। और ये आंकड़े हैं मां और बहनों, जब आप 11 तारीख वोट डालने जाएंगे, आप जानते हैं कि बच्चे को अपने पेट में रखना, उसको पैदा करना, उस मां से पूछो जिसने 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रख के पैदा किया, तो मालूम हुआ कि 4 दिन या 15 दिन के बाद उसका बेटा या बेटी मर गई। ये हाल बिहार का करके रख दिया गया। अब आप आ जाइए, स्कूल में कितने बच्चे हैं बिहार के? पहली क्लास से 8वीं जमात में क्या नंबर है बिहार का? 28 प्रदेशों में 24वां नंबर है बिहार का। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लंबी लंबी फेंकते हैं कि भाइयों बहनों हम सुनहरा बिहार बना देंगे। तेजस्वी कहते हैं कि नया बिहार बनाएंगे। अरे 28 में 24वां नंबर बिहार का है। जो बच्चे स्कूल में फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास में जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बिहार में? उनका नंबर क्या है? 28 में 24,
वह नंबर है बिहार का। अटेंडेंस कितने बच्चे स्कूल को जाते 6 और 13 साल में, बिहार का नंबर 17 है 27 में से। कितने बच्चे स्कूल को जाते हैं 18 और 23 साल में, सबसे कम बिहार का। और ये तमाम के तमाम हमको ही गाली देते हो, ऐसी क्यों आता है, ये आता है। अब आप ये बताइए, आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में सिर्फ 9% घर में पानी की पाइपलाइन से पानी आता। 20 साल कांग्रेस की सरकार, 15 साल लालू परिवार की सरकार, 20 साल नीतीश कुमार तेजस्वी मोदी की सरकार, और आप हमको गाली देते हैं तुम सिर्फ 9% घर में पानी का लाइन लेकर गए और बड़ा दावा करते नल जल। अब आप जब सीमांचल की हम बात करते हैं, सीमांचल में आप देख लो कितना जुल्म सीमांचल में हो रहा है। हमारी मां और बहनों, सीमांचल में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, जो बच्चा अपनी मां की कोख से पैदा होता है, सबसे ज्यादा मौत मुस्लिम और खवातीन के बच्चों की होती है। अब आप मुझसे कहते हैं ये क्यों होता है? आप जानिए, सबसे ज्यादा बिहार में गांव में जो मां अपने बच्चे को या बेटी को पैदा करती है, सबसे ज्यादा 90% मुस्लिम हमारी बेटियां अपने घर में पैदा करती हैं। क्यों पैदा करती हैं? क्योंकि जिन जिन ने राज किया बिहार पर, वो अस्पताल नहीं बना सके। मेरे भाई, ताली मारने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। और फिर बिहार के गवर्नमेंट का डेटा है कि गरीबी रेखा के दर से बिहार में मुसलमान 50% गांव में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, शहर में 44% गुजारते हैं। ये किशनगंज का जिला है, यहां पर खवानगी का तनासुब खाली 55% है। 55% किशनगंज में है। और बच्चे जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा, किशनगंज जिले में जिसको कहते अविकसित बच्चे, कितने हैं किशनगंज में जिला में? 50%। गरीबी कितना है किशनगंज जिला में? 44%। और कितना इलाका इस किशनगंज का जो सैलाब आता है, कटाव होता है, 55% इलाका जिले का सैलाब आता। और ये सब के सब हमको गाली देते हैं। अबे यार, तुम लोग इतने साल हुकूमत करे, 20 साल कांग्रेस ने किया, 15 साल लालू परिवार ने किया, 20 साल नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव ने किया, और तुम हमको बोल रहे हो। मैं तुम्हारे मुंह पर ये फेंक रहा हूं, अगर गीरत है तो तुम बहादुरगंज या सीमांचल में वोट मांगने मत आओ। तुम लोग, तुमने धोखा दिया इस जनता को, तुमने धोखा दिया इस जनता को। और आज हमको बोलते हैं कि क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं ये नाइंसाफी को खत्म करने के लिए। हम कब तक तुमको वोट डालकर हमारे माओ जो बच्चे पैदा करते हैं उनकी खबरों पर तुम अपने इक़्तिदार के महल तामीर करोगे? हमारा बच्चा बेटी स्कूल को नहीं जाता, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। अब अगर तुम्हारी औलाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये नहीं हो सकता है भाई। ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। ये बात बताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में आया है। और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, अब आप देखिए, सीमांचल की हम बात कर रहे थे ना, आपने नरेंद्र मोदी को सत्ता दी, 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को सत्ता दी, 20 साल मुख्यमंत्री, आपने लालू परिवार को सत्ता दी, 15 साल मुख्यमंत्री, 20 साल में 2 मर्तबा तेजस्वी मुख्यमंत्री। अब बताओ सीमांचल में क्या किया? सीमांचल में क्या किया और पटना में क्या किया? आप देख लो, पटना में एम्स है, पटना में IIT है, NIT है, NIFT है, NLU है, PMCH है, NMCH है। राजगीर और गया में IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार पुलिस अकादमी है। और सीमांचल में क्या है?
एक किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टीन और एस्बेस्टस के शेड पर चलने वाला एक सेंटर है। यानी जो कुछ होगा उधर होगा। और पटना से सीमांचल की दूरी 300 किलोमीटर की है। ऐ दिल्ली और पटना में बैठने वालों, इख्तिदार पर बैठकर सीमांचल की जनता से जुल्म करने वालों, तुम इतना सब बना दिए पटना और राजगीर में, तो सीमांचल ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, सब है यहाँ पर। आखिर क्यों तुमको सीमांचल से इतनी नफरत है? बताओ क्यों तुमको नफरत है? इतना सब तुमने बना दिया। क्या क्या बना दिया तुमने पटना में? मोदी को 3 मरतबा प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी का दिल अटका हुआ रहता अहमदाबाद में। लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दिल अटका हुआ एक ही बेटे में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दिल अटका हुआ राजगीर में। अब बताइए क्या होगा सीमांचल का फिर? और फिर बीजेपी क्या बोलती है? सीमांचल में घुसपैठी है, सीमांचल में घुसपैठी है। हमारे शेरशाहवादी भाइयों को कहते हैं, वो उनका एक मिनिस्टर आकर कहा बढ़िया बढ़िया लोगों को घुसपैठी कह दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री शेरशाहवादी बढ़िया जबान बोलते हैं, मगर बढ़िया इंसान भी है वो। तुम इस तरह की इल्जाम सीमांचल की जनता पर नहीं लगा सकते। घुसपैठी, अरे घुसपैठी आ रहा तो मैं गृह मंत्री हूं देश का, या तौसीफ आलम प्रधानमंत्री है देश का। तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई आ रहा है तो तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। तुम सीमांचल की जनता पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम सीमांचल में क्यों नहीं काम करवाया बताओ? इतना सब तुमने पटना राजगीर में खोल दिया, सीमांचल में क्या खोला? तो बोलेंगे एयरपोर्ट खोला। अब वो लड़ के खोलना पड़ा। अब हमारे भाषण के बाद लोग बोलेंगे वैसे तू क्या करेगा? मेरे भाई, मैं तुमको कह रहा हूं, सीमांचल चांद पर नहीं है, सीमांचल बिहार में है। और हम ये करना चाहते हैं कि सीमांचल में एक फास्ट ट्रैक, एक ट्रेन चले दिल्ली सीमांचल से। किसको नहीं आ रहा आवाज? हमारी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, फोन पे नहीं आ रही? ना कोई फोन नहीं लगेगा, सिर्फ कनेक्शन ओवैसी से पैदा हो गया, कोई फोन नहीं। अब कोई लगा, खाली हमारी आवाज चलेगी। तो ट्रेन चलना चाहिए दिल्ली सीमांचल, एक रेल लिंक चाहिए। और दिल्ली पटना किशनगंज अरारिया वंदे भारत चलना चाहिए। अच्छा, फैक्ट्री क्यों नहीं लगती? हम ये मुतालबा करेंगे, हम करवाएंगे NH-31, NH-57 पे फैक्ट्री लगे और लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सीमांचल में, सुनो, सीमांचल में 100 से ज्यादा कम्युनिटी क्लिनिक का मुतालबा करेंगे और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर डॉक्टर दवा नहीं है, इंतजाम करेंगे। सरकार में आएंगे, सरकार को दबाएंगे, इलाज करेंगे सरकार का, ताकि सीमांचल की जो गरीबी का खात्मा हो सके इंशाअल्लाह ताला। और फिर हम लड़ेंगे 3000 करोड़ रुपए लेकर। कोसी का जो वो नदी का एम्बैंकमेंट है उसको मजबूत किया जाएगा। कम्युनिक आजकल फोन में ऐप मालूम ना, उस ऐप के जरिए से अगर सैलाब आ रहा तो इत्तला देने का इंतजाम मजलिस करवाएगी। और फिर खरीदी का सेंटर किशनगंज और अरारिया में खुलाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये छोटा प्लान है हमारा सीमांचल का। अब आ जाइए किशनगंज का, वरना प्रोफेसर साहब बोलेंगे ये बहादुरगंज के बारे में नहीं बताया। प्रोफेसर साहब ये तो बताओ कि तुम तो यार जहां बोलो तुम प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हो। कभी तुम एनसीपी में थे, उतरे, जेडीयू में चले गए, जेडीयू छोड़े तो जन अधिकार से निकले जन स्वराज, अब आप कांग्रेस में आ गए। वाह, माने इतना आसान है आपके लिए? आप तो आप पार्टी ऐसा बदल रहे, ऐसा कोई जुमे के दिन इतर लगा के कपड़ा पहनता, फिर जाकर नया कपड़ा पहन लेता। तो अब बहादुरगंज के लिए क्या किया जाएगा? मैं तौसीफ आलम साहब यहाँ आई हूं।
मैं तौसीफ आलम साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, 27 किलोमीटर जो बहादुरगंज और टेरागाछ की रोड है, तौसीफ साहब, ये जनता आपको, मुझे यकीन है कि बहादुरगंज की जनता आपको हजारों की मेजॉरिटी से, अक्सरियत से कामयाब करने वाली है इंशाअल्लाह। आपको ये रोड बनाना पड़ेगा तौसीफ साहब। अगर आप बोलेंगे असद साहब आ जाइए, हम चक्का जाम करेंगे, असदुद्दीन अवैसी तुम्हारे साथ आके बैठ जाएगा, बंद कर देगा पूरा सीमांचल को। ये रोड बनना चाहिए 27 किलोमीटर का। तौसीफ साहब, कनकी नदी पर मटियारी घाट पर एक मुस्तकिल पुल बनना चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है। नदी पार करना बड़ा दुश्वार हो चुका है तौसीफ भाई, हमारे तालीमी तिजारती सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बहादुरगंज, टेरागाछ में, मटियारी घाट, सोरिया घाट में ये पुल का तो हम बोल दिए, नदी के किनारों पर तौसीफ साहब पख्ता कार्य हिफाजती बंद की तामीर का काम होना चाहिए इंशाअल्लाह। ये लड़ेंगे हम और ये काम कराएंगे। हेल्थ सेंटर बहादुरगंज और टेरागाछ में डॉक्टर और दवा नहीं है, जो डॉक्टर को नौकरी है और आ नहीं रहा है, मेरे पास बहुत बड़ी दवा है, याद रखो, जिसका नाम तौसीफ आलम है। आना पड़ेगा, बैठ के गरीबों का इलाज करना पड़ेगा। और हम आपको बताना ये भी चाह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू क्या क्या उन्होंने नहीं किया, कितना बर्बाद कर दिया देश को, किस तरह से नफरत को आम कर दिया। आपको ये बात समझना है कि आज लोजपा का कैंडिडेट यहां पर है, बताओ, वक्फ का कानून इन्होंने बना दिया, और ऐसा वक्फ का कानून बनाया कि मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान सबको भाजपा और जेडीयू छीन सकता है। उस पार्लियामेंट में अगर कोई खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा कि मोदी, ये कानून के जरिए तुम्हारी मस्जिद, दरगाह और खानका को छीनना चाहते हैं, हम तुम्हारे इस कानून को गलत मानते हैं, संविधान के खिलाफ मानते हैं, देश से देखा उसको। और फिर हमने कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में हमने 128 पेजेस की मुखालिफत में रिपोर्ट दी, उस कानून के कोई मेंबर नहीं दिया, हम दिए 128 पेजेस की। 45 तरमीमात थे, उसको रिपोर्ट में लिख कर दिया, कभी इंटरनेट पर जाकर देखो, पढ़ो उसको। सुप्रीम कोर्ट को हम गए हमारे नाम से, आज भी हमारी लड़ाई जारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी, नीतीश कुमार ये 20 साल में बिहार को और सीमांचल को बर्बाद करके और नाइंसाफी करके यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। अमित शाह के सीमांचल में बोलेंगे घुसपैठी, घुसपैठी, घुसपैठी। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम निकाले तो सीमांचल में सिर्फ 2 घुसपैठी निकले, और वो भी अल्पसंख्यक समाज के नहीं है, 2 निकले। और बीजेपी वाले बोलते ओवैसी घुसपैठी है, ओवैसी घुसपैठियों को ला रहे हैं। सुनो, शेर चूहों का इलाज नहीं करता, बड़े बड़ों का इलाज करता। आप बताइए क्या क्या हो रहा है देश में। अब आ जाइए, हमको राजद है, राजद के नेता ने कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। बोला ना, कितना घर है बिहार में बताओ, बिहार में कितना घर है मालूम आपको? 2,75,00,000। कितना घर है? 2,75,00,000, यानी 2,75,00,000 जनता को नौकरी देना पड़ेगा ना। भारत सरकार के पास कितना नौकरी है? भारत सरकार के पास कितना गवर्नमेंट में नौकर है मालूम आपको? पूरा भारत सरकार के पास 55 मंत्रालय हैं, नौकर कितने हैं? 30,50,000। पूरे भारत सरकार में नौकर है 30,50,000। और तेजस्वी बोलता है कि बिहार में 2,75,00,000 लोगों को नौकरी दे देगा। अरे भाई, क्या कंपटीशन चल रहा है तुम में मोदी में लंबा लंबा फेंकने का? अच्छा, अभी अगर 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देते भी है, समझिए, मान लिया, वरना बोलेंगे ओवैसी तेरा क्या। ठीक है, चलो,
एक आदमी को तो कम से कम 25,000 देना पड़ेगा तनख्वाह, 25,000 देना पड़ेगा ना। अब 25,000 का अगर आप लगा लिए 2,75,00,000 तो करीब 8,28,000 करोड़ रुपए होंगे। कितना होगा? 8,28,000 करोड़ रुपए। और बिहार का कुल बजट कितना है? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो मालूम हुआ कि ये बोल रहे हैं कि मोदी फेंक सकते तो मैं उनसे आगे फेंकूंगा। याद रखो तेजस्वी, सीमांचल की जनता बड़ी बाशऊर है, इतनी भोली भाली नहीं है। ये गरीब जरूर है मगर झूठे को और सच्चे को पहचानने वाले हैं। आप बताइए बिहार का बजट 2 लाख करोड़, अगर 2,75,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 2,75,00,000, 2 करोड़, तो उसका बजट होगा 8,28,000 करोड़ रुपए। क्यों ऐसा बोलते मेरे भाई? और तुम हमारे विधायक को बोलते ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये सबसे काबिल आदमी है, ये सबसे ईमानदार आदमी है। ये जिस पार्टी में रहा उसका वफादार बनकर रहा। और हमने इनका नाम कब ऐलान किया? चुनाव से पहले नहीं, 4 महीने पहले अप्रैल में आकर किया था बहादुरगंज में कि तौसीफ आलम मजलिस का उम्मीदवार होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये जो कंपटीशन हो रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, इसमें आप मत पड़िए। जो हमने आपके सामने रखा सीमांचल के लिए, ये चीजें हम हासिल कर सकते हैं। और जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि तुमने गठबंधन में मल्ला वीआईपी पार्टी को लिया, तुमने गठबंधन में मल्ला वीआईपी पार्टी को लिया और उसने इलेक्शन से पहले तेजस्वी के बाजू बैठकर कह दिया कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं सलाम करता हूं मल्ला बरादरी को जो बिहार में 3 और 3.5% के दरमियान में है। मैं 17% हमारे भाई बहनों से, अल्पसंख्यक समाज से पूछना चाह रहा हूं, मेरे भाई तुम कब अपनी जबान को खोलोगे? तुम कब तक सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को गाली दोगे? तुम कब तक मजलिस को बदनाम करने की कोशिश करोगे? याद रखो, मजलिस सीमांचल के घर घर में पहुंच चुकी है। मजलिस सीमांचल के नौजवानों, बुजुर्गों के और मां और बहनों की दुआओं में शामिल हो चुकी है। तुम्हारी गाली और तुम्हारी झूठ से फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सरजमीन पर इनकलाब लिखा जा चुका है और इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने मजलूमों को दबाया, अब वही गरीब का बच्चा खड़ा होकर इंशाअल्लाह ताला क़यादत करेगा। मैं बहादुरगंज केरागाछ में खड़े होकर कह रहा हूं, क्या तुमको तौसीफ आलम के बाप का नाम मालूम है? क्या तुमको तौसीफ आलम के वालिद का नाम मालूम है? अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या जमशेद आलम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा, उस्मान का बेटा, उमर का बेटा, अली का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, मगर शर्त यह है कि आपको इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप ये डर डर कर सोचते रहेंगे कैसा अगर होगा, मेरे भाई हम आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे साथ देगा और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। लोग ये बोलते हो वैसे ही तुम यहां क्यों आए? अरे मैं यहां पर आपको मुख्यमंत्री, आपको ताकतवर बनाने आया। अगर अख्तरुल ईमान अब्दुल रशीद सिद्दीक का बेटा नहीं बन सकता, बन सकता। जब 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा बनेगा तो 17% का हर नौजवान, हर मां बोलेगी मेरे बेटे को क्यों नहीं बन सकता? मेरा बेटा भी बन सकता है, मेरी बेटी भी बन सकती है। अब ये हम जब बात करते हैं
तो इन सबको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या बात कर रहा है? बराबर हिस्सेदारी की बात होगी, सम्मान की बात होगी। तो आपसे अपील करने आए हैं कि 11 तारीख के दिन बहादुरगंज में हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपना एक कोट बहादुरगंज के विकास के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए और सामाजिक न्याय बिहार में हासिल करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। मेरे भाई 20 साल नीतीश कुमार के, मोदी और तेजस्वी के साथ, 15 साल लालू परिवार को इख्तिदार मिला, कांग्रेस को 20 साल मिला। एक मर्तबा आप पूरी ताकत के साथ मजलिस को मजबूत कर दीजिए। और मैं आखिर में हमारे अंजार नईमी साहब को भी अपनी तरफ से सलाम अलैकुम बोलना चाहता हूं। अंजार नईमी साहब, मेरा दिल आज भी साफ है। मेरी लड़ाई तुम्हारे से नहीं अंजार नईमी, मेरी लड़ाई उन लोगों से है, उन जालिमों से है जिन्होंने जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की थी। मेरी लड़ाई तुम्हारे से नहीं अंजार नईमी, मेरी लड़ाई उन जालिमों से है जिनके दिल फरेब झूठी बातों को तुमने तस्लीम कर लिया। मैं हमेशा लड़ता रहूंगा जालिमों से। मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पंजा आजमाई करता रहा और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, मैं ताकत को देखकर डरता नहीं, बल्कि ताकत को देखकर कहता हूं कि अल्लाह की ताकत सब पे गालिब होने वाली और उसका भरोसा करके मुकाबला करता हूं। तो 11 तारीख